हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आयोगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आयोग हैं। कल हमने बहुत सारे आयोग के बारे में देखा था और कौन कौन से प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए थे, उन सभी चीज़ों पे जो है हमने बारी बारी से चर्चा की थी। दोस्तों, कुछ आयोग रह गए हैं जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। साथ ही साथ अगले वीडियो में जो पार्ट 3 वीडियो होगा, ये सेकेंड है, जो पार्ट 3 वीडियो होगा उसमें जितने आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं, उन सभी पे जो है, चाहे मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग हो, उनके अध्यक्ष कौन है, चुनाव आयोग है, इन सभी पे जो है कौन कौन से अध्यक्ष है वो कल हम जो है देखेंगे। तो आज हम जो कुछ आयोग बचे हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न आता है, क्योंकि इससे संबंधित जो है अक्सर प्रश्न पेपर में आते हैं। और खासकर जो एम पी पी सी एस का जो टॉपिक नंबर 10 है, उसमें कम से कम 10 से 12 आयोग हैं, और कम से कम ये मान लीजिए कि 5 से 6 प्रश्न जो है 100% आने ही आने हैं, और इन्हीं टॉपिकों में से आएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है सारे टॉपिकों को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के बारे में जो है हम बात करेंगे। हम बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, मतलब उसका अगर हम देखें तो एनजीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एनजीटी क्या है और इस कैसे गठन हुआ, इन सब चीज़ों पे जो है हम देखते हैं। तो अब चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो है एनजीटी की स्थापना, एनजीटी जो है उसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। ठीक है, यानी इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो एनजीटी है उसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 18 अक्टूबर 2010 को गई थी। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ठीक है, अब ये कैसी संस्था है, तो दोस्तों ये संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक संस्था है। ठीक है, यहाँ मैंने कल भी जो है अपने इस वीडियो में चर्चा किया था। मैंने जो आयोग में जो वीडियो चल रहा है उसमें हमने एक बार उसमें चर्चा की थी कि जो दो वर्ड होते हैं, एक संविधानिक या सांविधिक, इससे प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है कि संस्था संविधानिक है या सांविधिक है। तो एनजीटी जो है 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना की गई थी। ये एक संविधानिक नहीं बल्कि सांविधिक संस्था है। ठीक है, कैसी संस्था है, सांविधिक संस्था है। इसका मुख्यालय इन दिल्ली में स्थित है, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी स्थित है। क्योंकि एम पी पी सी एस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये देख रहे हैं। तो ये एक इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है एनजीटी का, वो भोपाल में स्थित है। इसके अलावा पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 जगह में जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एनजीटी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं किसमें नहीं हैं। तो आपको पता अगर होगा किसमें हैं तो नहीं आप आसानी से लगा पाएंगे। दोस्तों, जिस तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसी तरह के प्रश्न जो है उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी स्थापना हो गई, ये सांविधिक संस्था है। इसके बाद अगला है जो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसका क्षेत्रीय जो कार्यालय है एक भोपाल में है, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनजीटी में जो है एनजीटी के जो संगठन है, संरचना है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालीन न्यायिक सदस्य होते हैं तथा विशेष सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं एनजीटी के में, अध्यक्ष होता है, पूर्व पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेष सदस्य होते हैं। ठीक है, जो इनकी सदस्य संख्या जो है कितनी होनी चाहिए, इसमें मिनिमम जो है 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम 20, इससे ज़्यादा जो है संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा, पूर्णकालीन न्यायिक सदस्य और कुछ विशेष जो है सदस्य होते हैं, जिनकी जो अधिकतम संख्या 10 होनी, मिनिमम 10 होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है एनजीटी की जो उनके अध्यक्ष हैं, सदस्य नियुक्ति कैसे होती है, तो दोस्तों जो एनजीटी है उनके जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की जो है नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उसके परामर्श से केंद्र सरकार करती है। ठीक है, यहाँ राज्यपाल या राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं वो बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो अध्यक्ष होंगे एनजीटी के, वो मतलब कि वो न्यायाधीश ही होंगे, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश से जो है अगर परामर्श करके किसी व्यक्ति को किसी संस्था का अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो न्यायाधीश ही होगा, क्योंकि सर्वआपन किसकी जो है परामर्श लिया जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, इसके अलावा जो है
एनजीटी के जो न्यायिक और विशेष सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें से कि वो क्या एक समिति गठन करते हैं, उसके तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों एनजीटी का जो कार्यकाल है, अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो एनजीटी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? जो इनके सदस्य होते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और एनजीटी के सदस्य हैं अपने कार्यकाल के बाद, जो उनका कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी नियुक्ति के लिए, ये पुनः नियुक्ति के लिए वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। और इसके अलावा वो किसी दूसरी संस्था में वो काम भी, या किसी भी स्टेट या केंद्र के किसी दूसरी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। ये ऐसा ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि जिस कार्यकाल में दौरान है वो अपने भविष्य के बारे में ना सोचें कि मुझे अब आगे चल के इस नौकरी में जाना है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे डिसीजन, जो उनके निर्णय होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसलिए जो है ये अक्सर हमने देखा जाए, चुनाव आयोग हो या यूपीएससी के अध्यक्ष हो, इन सभी को ये प्रावधान किया गया है कि भविष्य में दूसरी जॉब ये नहीं कर सकते हैं, जिससे कि वो निर्णय देते समय उनको भविष्य की चिंता ना हो। ठीक है, इससे एक चीज़ और भी होता है कि पारदर्शिता रहती है, वो डिसीजन देते समय नहीं सोचते हैं और सही डिसीजन देते हैं इससे। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अपने पूर्ण का जो सदस्यों का क्या है, कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये दूसरी नियुक्ति के पात्र ये जो है नहीं होते हैं ना, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार में भी जो है वो दूसरे किसी भी नियोजन के लिए वो पात्र नहीं होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि एनजीटी के नियमों का पालन ना करने पे, ठीक है, अब एनजीटी के नियमों का पालन ना करने पर इसमें 3 वर्ष की सजा है। ये पूछा जा सकता है प्रश्न, कितने वर्ष की सजा है? तो अधिकतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और आर्थिक अगर दंड देंगे 10 करोड़ रुपए तक का क्या है, जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनजीटी ने 2010 के बाद ऐसे निर्णय दिए हैं। ठीक है, इससे पहले जो है यूपी के एक बहुत ही 280 करोड़ का जो है उन्होंने क्या कठोर दंड दिया था एनजीटी ने। ठीक है, गंगा नदी में शायद सीवेज कुछ उसमें बहाया जा रहा था, इसलिए जो है उस संस्था को और उस कारखाना था, शायद जहाँ तक कारखाना ही था, उसको आर्थिक दंड तौर पे जो दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो एनजीटी ने जो है किए हैं। तो इसमें है, हम बात कर रहे हैं कि सजा के तौर पे 3 वर्ष की कारावास दे सकते हैं और 10 करोड़ तक का जो है आर्थिक दंड दिया जा सकता है। एनजीटी के अधिकार क्षेत्र 2 चीज़ों को बाहर रखा गया है, मतलब 2 चीज़ों में जो है एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है? तो एक रखा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो है इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि ये हरित न्यायालय की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि वन्य जीवों संरक्षण के लिए जरूरी हो, इसलिए जो है इसको बाहर रखा गया है। पहला कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो है एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। और दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। ये 2 चीज़ हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, इसको भी जो है एनजीटी के जो अधिकार क्षेत्र है उसको बाहर रखा गया है। रीज़न क्या है रखने का? रीज़न यही कि अनुसूचित जनजाति जो है अधिकतर कहाँ निवास करती है? जंगलों में निवास करती है। अगर जंगलों में निवास करेगी तो इनको रहने के लिए कुछ चीज़ें, ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जो एनजीटी नहीं चाहती, तो इसलिए जो है इसको अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो 2 क्षेत्र कौन से? एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 को एनजीटी के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसके अलावा एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 7 का उसके तहत। ठीक है, अब वो 7 कौन कौन से हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो 7 हैं, 7 के तहत जो है आते हैं। चलिए हम देखते हैं 7। पहला जो है इसके तहत आता है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, कौन सा? 1974, ये पहला। ये दोस्तों एक बार एमपीपीसीएस के प्रश्न में पूछा जा चुका है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कौन सा है? 73, 74, 75, 76। तो उसका राइट आंसर था 1974। ठीक है, ये एमपीपीसीएस का प्रश्न पूछा गया है, तो आप इससे ये भी याद रख सकते हैं कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 होता है, जो कि एनजीटी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एनजीटी के तहत आते हैं। तो सबसे पहला है जल निवारण
और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, तो अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि वन संरक्षण अधिनियम कौन सा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम है 1980, 1981, 82, तो आपको इसके तहत आप ये भी याद रख सकते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक है, फोर्थ नंबर का है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद है जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002। और इसके बाद नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अधिनियम 1900 क्या था 74 था, लेकिन यहाँ पे उपकर अधिनियम जो है 1977 है। ये 6 हो गए, 7 7 मिस हो गया है। मैं 7 आपको बहुत जल्द जो है अगले वीडियो में बता दूंगा मैं। तो इस तरह से जो है 7 ऐसे एनजीटी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसकी वो सुनवाई मामलों के क्षेत्र के उसके जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत आते हैं, जिसकी सुनवाई वो कर सकता है। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए और रिपीट कर देता हूँ। पहला है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रक उपकर अधिनियम 1977। ठीक है, ये 6 हो गए, एक मिस हुआ है, उसको अगले वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे। एनजीटी जो को पर्यावरण मुद्दे 6 माह में निपटाना जरूरी होता है। ठीक है, 6 माह में आपको जो एनजीटी के जो है मुद्दे हैं जो उसको निपटार करना जरूरी होता है। दोस्तों, एनजीटी के कुछ फैसलों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी आप मान लीजिए किसी भी नियम के तहत अगर एनजीटी ने ऐसे फैसले सुनाए हैं तो उसके तहत आप 90 दिनों के अंदर जो है सुनवाई, यानी 3 महीनों के अंदर जो है आप सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। एनजीटी के न्यूनतम और अधिकतम जो है जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, वो बेसिकली होते हैं, अब हम बात कर चुके हैं 20 और 10 और 20। अब इसमें जो है एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रश्न किस टाइप के बनेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो प्रश्न बनेंगे कि उसका गठन कब हुआ है, उसके कार्य क्षेत्र में कौन कौन से नहीं आते हैं, इसमें इनका कार्यकाल कितना होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रश्न। इसके अलावा ये भी बन सकता है कि जो इनको आर्थिक दंड कितना दे सकते हैं या उनको कारावास कितने वर्ष का हो सकता है, ये भी जो है एनजीटी संबंधित आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये आएगा कि एनजीटी का गठन कब किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, कौन सा है ये कि मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013। दोस्तों, इसको जो है लागू किया गया था 21 जुलाई 2017 को। 13 के नाम से है, लेकिन इसको लागू किया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं इसको, है ना, इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा गया है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013। ठीक है, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013। तो दोस्तों, इसको जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया था 21 जुलाई 2017 को। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का जो है इसमें गठन किया गया था। ठीक है, इसको जो है खाद्य संरक्षण अधिनियम जो है 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का जो है गठन किया गया था। ठीक है, जो इसके अभी आयोग क्यों गठन किया था इस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो डेट है ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। ये प्रश्न जो है मुझे लगता है कि 2000 जो ये 21 में पीसीएस होने वाला है, पीएससी एग्ज़ाम होने वाला है 20 जुलाई को, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है 21 जुलाई 2017। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत 2013 के तहत इसका गठन कब हुआ था, इस आयोग का गठन हुआ था 21 जुलाई 2017 को। इसके बाद है इसके अंतर्गत क्या 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 प्रावधान है। इसके अंतर्गत जो लाभ करता है उसको 5 किलो चावल, गेहूं और मोटे अनाज, ठीक है, 5 किलो चावल, गेहूं, मोटे अनाज, ये 3 चीज़ें क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये प्रति किलोग्राम के जो है जो लाभ प्राप्त करता होगा उसको ये कानूनी अधिकार होगा। यानी ये जो है ये अधिकार देता है, एक प्रकार का अधिकार क्या देता है, अनाज पाने का अधिकार। यानी जो लाभकर्ता जो होगा उसको ये अधिकार है कि वो जो भी उसके क्राइटेरिया में या उस क्षेत्र में आएगा उसको ये अधिकार है कि वो 5 किलो चावल, गेहूं और मोटे अनाज 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो प्राप्त कर सके। ये अधिकार दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसके तहत ये दिया है,
ये बेसिकली दिया है खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत। अब इसकी हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें जो है इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। यानी टोटल जो है 7 लोग होते हैं अगर हम अध्यक्ष की भी बात करें तो, ठीक है। अदरवाइज 6 लोग होते हैं, ठीक है। तो अब आयोग में इसमें हाँ एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आयोग में कम से कम 2 महिलाएं होना, एक एससी की, एक एसटी से, जो सॉरी एसटी है ये, एक एसटी से, एक एससी से और एक एसटी से, ठीक है। 2 महिलाएं होना कंपलसरी है इसकी सदस्य के रूप में। आयोग में कम से कम 2 महिलाएं होंगी, एक एससी एक एसटी के रूप में, ठीक है। आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो ये आयोग बनेगा खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत जो है आयोग बनेगा, इसमें जो है राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेंगे और राज्य सरकार के द्वारा भी इनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। हटाएंगे भी वही और नियुक्ति भी वही करेंगे, ना कि राष्ट्रपति या राज्यपाल। ये ध्यान रखिए, क्योंकि जितने आयोग हमने पढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा ही वो नियुक्त हुए हैं और हटाए गए हैं, पर ऐसे इसमें कन्फ्यूज़न होने की प्रबल संभावना है, इसलिए ध्यान रखें इसको। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप जो है नोट भी करते चलें, जिससे कि आखिरी समय पे आप इसमें जो है आसानी से रिवीजन जो है कर पाएँ। तो जो आयोग है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो आयोग है, इसकी जो है नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और हटाया भी राज्य सरकार के द्वारा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आयोग का जो कार्यकाल है, आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तो हट जाएंगे, या उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो भी जो है वो अपने कार्यकाल से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक प्रावधान ये भी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य खाद्य आयोग जो है बना सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, इसके अलावा चाहते हैं कि उसी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ भी उसी का एक ही आयोग देखे तो उसकी जो है स्थापना की जा सकती है। इसका मुख्यालय बेसिकली भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल में बनाया जा रहा है, भोपाल की राजधानी में। आयोग की जो सेवा शर्तें हैं वो राज्य सरकार ही जो है निर्धारित करती है। नियुक्ति वो कर रही है, हटा वो रही है, तो उसकी जो सेवा शर्तें, वेतन होंगे वो कौन निर्धारित करेगा, उसके निर्धारण भी जो है राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। जब वो जांच करेगा किसी चीज़ों की तो उसको सिविल न्यायालय की जो है शक्तियाँ प्राप्त होंगी, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आयोग अपनी प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा, राज्य सरकार को देगा। तो यानी जो दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं खाद्य जो अधिनियम है 2013, इसमें नियुक्ति भी राज्य सरकार कर रही है, हटा भी राज्य सरकार कर रही है, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते जो भी सब निर्धारित राज्य सरकार कर रही है, ठीक है। और जो रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट दे रही है, रिपोर्ट भी किसको देगी, राज्य सरकार को ही देगी, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु के तहत होगा, ठीक है। 21 जुलाई 2017 को जो है गठन किया गया था, ठीक है। अब जो 5 किलो चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3-2-1 रुपये, ठीक है, किलो के हिसाब से देना जो है लाभकर्ता का ये अधिकार होगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें थी जो प्रश्नों में जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती थी, ठीक है। तो इसके तहत जो है आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें वही चीज़ बताई गई है जो एग्ज़ाम में आता है, अलग से जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई गार्बेज जैसी चीज़ें नहीं रखी है जिसमें जो है आपको कन्फ्यूज़न हो। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो इसके तहत हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो है आयोग का गठन 2007 में किया गया था। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था, 2007 में किया गया था। लेकिन 2007 में किया गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसके तहत किया गया था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अधिनियम 2005 के तहत जो है इसकी वैधानिक निकाय के रूप में जो है इसका गठन किया गया था। संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है, सांविधिक है। ये ध्यान रखिएगा, जो वर्ड है ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं पे जो है गलतियां होती हैं, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है, इस संरक्षण आयोग का गठन 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, ठीक है। यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग का गठन किसके तहत किया गया था, तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत किया गया था, ठीक है, वैधानिक निकाय है ये। इसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आयोग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, यानी महिला एवं बाल विकास जो है मेन हेड है, इसके अंतर्गत ये जो है ये आयोग काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आयोग, ये पूछा जाता है आयोग किसके अंतर्गत काम करता है, तो पता होना चाहिए कि आयोग जो है इस संस्था के अंतर्गत या मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया था, जिसमें जिसमें से कि 6 से लेके 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक जो शिक्षा है वो पाने का उनको अधिकार है। ठीक है, उससे आप वंचित नहीं कर सकते हो। 2002 में जो है ये संशोधन जो है 86वां जो संविधान संशोधन पारित हुआ था उसके तहत ये अधिकार दिया गया था। साथ ही साथ जो है इसको जो ह्यूमन जो आदमी के जो है जो कर्तव्य हैं, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। तो इसको जो है एक कर्तव्य के रूप में भी जो है जोड़ा गया था कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा दें, ये कर्तव्य बनाया गया था आपके। ये इसके पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इसलिए जो है मौलिक इसमें 2007-9 में क्या किया गया था, ये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, इसका काम है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मैं कि इसमें इसकी जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना किसके तहत की गई थी, कब की गई थी और ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है। साथ ही साथ जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है जो शिकायत आती है उसकी जांच भी करता है। इसके अलावा एक चीज़ और जानिए कि आयोग लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 जिसे पास्को कहा गया है कि कार्यान्वयन की निगरानी भी ये करता है। ठीक है, आयोग जो है यानी कौन सा आयोग है ये, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, जिसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आयोग जो है क्या करता है, लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 बना है। ठीक है, उसके कार्यान्वयन की निगरानी भी ये करता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। अक्सर हम बोलते हैं कि बच्चे की उम्र कितना हम मानते हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, लेकिन इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो है 0 से लेकर 18 वर्ष तक के लोगों को अंतर्गत शामिल किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, पूछे जाने की पूरी इसमें उम्मीद है। ये कितने वर्ष को शामिल किया गया, 0 से 18 वर्ष, याद रखिएगा। इसके बाद आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 सदस्य 2 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 2 सदस्य महिलाएं के रूप में होने चाहिए, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे जिसमें जो है कम से कम 2 महिलाएं होना कंपलसरी है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा। अगर राज्यों की होगी तो राज्य सरकार करेगी और अदरवाइज कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। आगे हम देखते हैं अगला जो है पिछड़ा वर्ग आयोग। दोस्तों इसके पहले जो हमने ये देखा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इससे बाहर प्रश्न कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों जितने भी आयोग बताए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण आयोग हैं और वही प्रश्न बताए जा रहे हैं जो प्रश्नों में पूछा जाता है। जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं उस टेस्ट सीरीज में यहीं से प्रश्न निकल के आते हैं, अलग से कहीं भी नहीं आते हैं। ठीक है, बशर्ते क्या होता है कि प्रश्नों को घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। अगर प्रश्न ये ना पूछा गया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आयोग का गठन कब हुआ, बल्कि ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आयोग गठन किस अधिनियम के तहत या राइट के अधिनियम के तहत किया गया था। तो आपको कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम ये भी आपको पता होना चाहिए, 2005 में हो, इसके तहत किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, बशर्ते ये है कि आपको थोड़ा सा लॉजिक के तहत याद रखना होगा जिससे कि वहाँ पर आसानी से आप कर पाएँ। चलिए, तो अगला जो है उस पर हम बात करेंगे वो है पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, ये प्रश्न ये भी आयोग जो है हमारे सिलेबस के तहत है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और इससे जितना मैं बता रहा हूँ उससे बाहर प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और इस बार जो टॉपिक नंबर 10 है पीसीएससी एमपीपीएससी जो टॉपिक नंबर 10 है उससे कम छः से ऊपर क्वेश्चन आएंगे, 5 मतलब 6 से ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जो है इसको आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की। ठीक है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हम बात कर रहे थे। तो आयोग का गठन जो है 14 अगस्त 1993 में किया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत। ठीक है, आयोग का गठन कब किया गया था,
14 अगस्त 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत। ठीक है। 11 अक्टूबर 2018 को 102वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तब ये कैसा संस्था हो गया, ये संवैधानिक हो गया, संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ है? 102वां, 102वां। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 102वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है। ठीक है। यानी 102 जो है जो संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ है इसमें, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड है। ठीक है। संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया है इसके तहत। इसके अलावा जो है आयोग में एक अध्यक्ष, ठीक है, आयोग में क्या होंगे? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। ठीक है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये हाँ महत्वपूर्ण है। ठीक है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है। यानी इनको हटाने का अधिकार किसको है? इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें कार्यकाल राष्ट्रपति जी ही निर्धारित करते हैं। यानी जो आयोग जो है पिछड़ा वर्ग आयोग है, उनके सदस्य और अध्यक्षों की सेवा शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करेगा? वो निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति जी। ठीक है। इसके अलावा आयोग की सुनवाई के दौरान उसको दीवानी न्यायालय की जो है शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कैसी प्राप्त होती हैं? दीवानी न्यायालय की। आयोग अपनी वार्षिकी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी यहाँ पे राष्ट्रपति जी हटाते हैं, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, सेवा शर्तें भी निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति जी ही, साथ में दीवानी न्यायालय इनको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जब ये आयोग अपना काम करता है, 102वां जो संविधान संशोधन है वो पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधित है, जिसमें जो है उनको 2018 में किया गया था, जिससे कि उनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है। वार्षिक प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति जी को ही ये सौंपते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो है ये रखे गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग है या जो अपने पीसी पीएससी है, तो दोस्तों इसमें जो है जो राज्य पीएससी है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसमें जो प्रावधान तो राज्य लोक सेवा वाले होंगे, लेकिन जैसे कुछ गठन है तो गठन कब किए गए, तो अपन ये जो है सन है इसको हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य के तहत जो है हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग गठन कब किया गया? 23 मार्च 1998 में। ठीक है। 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की स्थापना 1981 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 23 अक्टूबर 1996 में की गई थी। किसकी? अल्पसंख्यक आयोग की। मध्य प्रदेश सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो टी.एन. श्रीवास्तव थे। ठीक है दोस्तों, हमने वहाँ पर जो है सूचना आयोग के बारे में पढ़ा, उनका कार्यकाल कब होता है, कौन नियुक्त करता है, सेवा शर्तें, सारी चीज़ें। लेकिन अब क्योंकि मध्य प्रदेश के परिदृश्य भी थोड़ा सा हमको उन आयोगों के बारे में देखना होगा, तो जो है राज्य सूचना जो आयोग है मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 22 अगस्त 2005 को। 22 अगस्त 2005 को जो है राज्य सूचना आयोग गठन किया गया था, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे टी.एन. श्रीवास्तव। टी.एन. श्रीवास्तव पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, और गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। ठीक है। क्योंकि पीसीएस एग्ज़ाम हमारे मध्य प्रदेश का है, इसलिए जो है हम मध्य प्रदेश की इन सब चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश के जो आयोग है उनको भी देखना जरूरी है। तो क्योंकि प्रावधान जो जैसे कि हमने मानवाधिकार की बात की, राज्य मानवाधिकार की बात की, तो जो प्रावधान है वो राज्य मानवाधिकार के आयोग के तहत होंगे, लेकिन जो उसमें कुछ सन है वो हमको जो है किस शताब्दी में हुआ, किस सन में हुआ, ये सब चीज़ जानना जो है अलग से ज़रूरी है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ 1987 में। मध्य प्रदेश का वित्त आयोग गठन का हुआ 1994 में। ठीक है। प्रशासनिक न्यायीकरण की स्थापना कब की गई? 1985 में। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया है वो 13 सितंबर 1995 में किया गया है। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना जो है 1995-96 में की गई है। ठीक है। मध्य प्रदेश में 1995-96 में की गई है। ठीक है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है 13 मार्च 1993 में। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन कब किया गया है? तो मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग गठन है वो 27 अक्टूबर 1956 में किया गया है। ठीक है। 27 अक्टूबर 1956 में किया गया है। इसके बाद जो है इसके प्रथम जो है
पहली बार परीक्षा कब आयोजित की गई, ये एमपीपीएससी ने पहली बार परीक्षा कब आयोजित की, तो वो 1958 में की है, यानी 2 साल बाद जो है पहला परीक्षा जो है आयोजन किया गया एमपीपीएससी ने। पहले अध्यक्ष थे डीबी रेंगे जी। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है फिर यहाँ से बनते हैं, अब प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जिसको जो है आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है और आपको अच्छी तरह से जो है ये नोट्स बनाते हुए आप इसको लिखते चलें। दोस्तों, जितने भी आयोग थे, इससे बाहर जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इससे बाहर कहीं भी प्रश्न आने की कहीं से कहीं गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक आध आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कहीं आने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कवर की है। अब हम कल जो है, और इसी में जो आखिरी टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे जितने आयोग हैं उनके जो प्रमुख हैं, हेड हैं, कौन कौन है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, या मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, खासकर मानवाधिकार आयोग इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की गई है, और नियुक्ति में सवाल भी उठाए गए हैं, और जिस चीज़ कोई भी संस्था हो या अगर उसमें सवाल उठाए जाते हैं तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी चीज़ में लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर आइए, और दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि ये पता चले कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। दोस्तों, पढ़ते रहिए। नमस्कार।